हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान ब्लॉग। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल के बारे में हमने पिछले व्लॉग में आपको जो कुछ बताया था वो विंस्टन चर्चिल की बायोग्राफी का आधा हिस्सा था, जबकि आधा हिस्सा हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपको विंस्टन चर्चिल की राजनीतिक और उनकी जो स्ट्रगल था वो सब हमने आपको बताया था, लेकिन इस व्लॉग में हम आपको वो सारी बातें बताने जा रहे हैं जो कि पिछले व्लॉग में हमने आपको नहीं बताई थी। जैसा कि विंस्टन चर्चिल की शिक्षा, उनके राजनीतिक करियर और उन्होंने किस तरह सैन्य उपकरणों और ब्रिटिश फौज में किस तरह अपनी भागीदारी दी, ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की शिक्षा के बारे में। विंस्टन चर्चिल का बचपन कठिन था। वे एक औसत दर्जे के छात्र थे और उनकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट जॉर्ज स्कूल एस्कॉट ऑफ फिर हेरो स्कूल से प्राप्त की थी। वे पढ़ाई में कमजोर थे, खास करके गणित में। उन्हें अनडिसिप्लिन के कारण कई बार सजाएं भी मिलती थीं, लेकिन वो इतिहास और अंग्रेजी में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अब बात करते हैं उनके सैन्य अकादमी में प्रवेश के बारे में। तो उनके पिता चाहते थे कि वे सेना में जाएं। 3 असफल प्रयासों के बाद चर्चिल ने 1893 में सेंट हर्ष रॉयल मिलिट्री अकादमी में प्रवेश दिया। उन्होंने यहाँ सैन्य रणनीति और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली और 1895 में ग्रेजुएट होकर ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए, जिसके बाद उनका पहला मिशन क्यूबा और भारत में हुआ। चर्चिल को पहली बार 1895 में क्यूबा में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया। इसके बाद वे भारत गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ अफगान विद्रोहियों के खिलाफ अभियान में भाग लिया। भारत में अपने समय के दौरान उन्होंने अध्ययन किया और विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ी, जिससे उनके विचारों में गहराई आई। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और हिंदू धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। 1898 में चर्चिल को सूडान में मेहंदी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने भेजा गया। 1899 में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे बेओदर युद्ध में कैदी बना लिए गए, लेकिन बाद में एक साहसिक भाग में सफल हुए। इस घटना ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया और ब्रिटिश प्रेस में चर्चिल की लोकप्रियता बढ़ी। अब बात करते हैं चर्चिल के राजनीतिक करियर के बारे में। तो उनका पहला चुनाव और संसद बनना 19वीं शताब्दी में हुआ। सन 1900 में चर्चिल ने कंजर्वेटिव पार्टी में चुनाव लड़ा और संसद सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन 1904 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और लिबरल पार्टी में शामिल हो गए। चर्चिल ने मजदूरों अधिकारों, बेरोजगारी बीमा और न्यूनतम मजदूरी की वकालत की। सन 1908 में वे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बने और सामाजिक सुधारों पर काम किया। दोस्तों, इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें उनकी गैरीपोली की योजना एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। वो क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि सन 1915 में चर्चिल ने ओटोमन साम्राज्य यानी कि जो आज का तुर्की है उसके खिलाफ गैलीपोली अभियान की योजना बनाई। ये योजना विफल रही और हजारों ब्रिटिश सैनिक मारे गए। इस हार के कारण चर्चिल को नौसेना मंत्री पद से हटा दिया गया। फिर इसके बाद 1917 में उन्हें युद्ध मंत्री बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे 1922 में चुनाव हार गए और अस्थायी रूप से राजनीतिक से बाहर हो गए। दोस्तों, इसके बाद दौर आता है दूसरी जंग अजीम का, जिसमें वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। सन 1940 में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हिटलर के खिलाफ ब्रिटेन को संगठित किया। चर्चिल के प्रसिद्ध शब्द "हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे" यानी हम कभी हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, ये उनके एक ऐतिहासिक शब्द थे। जिसके बाद उन्होंने इस जंग को जीतने के लिए एक अलग ही रणनीति अपनाई। उन्होंने अमेरिका और रूस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल किया। 1945 में नाजी जर्मनी की हार हुई और चर्चिल को हीरो माना गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बर्रे सगीर में चर्चिल को एक भड़काऊ भाषण देने वाले और लोगों को लड़वाने वाले नेता के रूप में क्यों जाना जाता है। दोस्तों, उसकी वजह है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान पर काबिज था तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक इंसान के रूप में देखना बिल्कुल कबूल नहीं किया। यानी वो हिंदुस्तानियों को जानवर से ज्यादा बदतर समझते थे, जिसका एक उदाहरण 1943 का बंगाल अकाल था, जिसके बारे में हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। चर्चिल ने भारत से अनाज निर्यात जारी रखा, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए
उन्होंने कहा था, भारतीय खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। ये उनके सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक था। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनके फॉरेन अफेयर डिसीजन के बारे में। दोस्तों विंस्टन चर्चिल कभी भी भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, लेकिन चर्चिल इस बात से खुश नहीं थे। जिनमें जो भारत के उस टाइम के आज़ादी के हीरो थे, यानी क्रांतिकारी थे, उन लोगों को वो एक दहशतगर्द के रूप में देखते थे और उनकी इसी तरह की से अखबारों में खबरें फैलाया करते थे, जिनमें विवेकानंद और गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को तो वो एक बहुत ही बुरी नज़र से देखा करते थे। जब बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए, तो उस वक्त भी चर्चिल से जब पूछा गया कि हिंदुस्तान में 30 लाख लोग मारे गए हैं और आपने क्या बोलते हैं, जो बंगाल का अनाज है, हिंदुस्तान का अनाज है, वो हिंदुस्तानियों के लिए क्यों नहीं रखा, उन्हें ब्रिटिश सिपाहियों को क्यों दे दिया गया। तो इस पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर हिंदुस्तानी मर रहे हैं तो इसमें गांधी जी जिंदा क्यों हैं फिर। यानी सीधे तौर पर वो ये कहना चाहते थे कि अगर हिंदुस्तानी मर रहे हैं तो इसकी वजह गांधी जी हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम चर्चिल के आखिरी वर्षों के बारे में, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में फिर से वापसी की थी ब्रिटिश हुकूमत में। 1951 में वे फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और 1953 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1955 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, जिसके बाद 24 जनवरी 1965 को चर्चिल का निधन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। वे आज भी इतिहास में सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में गिने जाते हैं। दोस्तों विंस्टन चर्चिल एक असाधारण नेता थे। उन्होंने ब्रिटेन को युद्ध में जीत तो दिलाई, लेकिन उनकी कुछ नीतियां मानवता के खिलाफ थीं। वे इतिहास में एक महानायक और विवादास्पद व्यक्ति दोनों के रूप में याद किए जाएंगे। दोस्तों ये थी विंस्टन चर्चिल की फुल बायोग्राफी। अगर आप विंस्टन चर्चिल के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं जो हमने आपको अपनी इस वीडियो में नहीं बताया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।